चलिए, आज हम लोग अध्ययन करेंगे फल एवं सब्जी परीक्षण की विधियाँ। इसके पहले हमने पढ़ा था कि फल परीक्षण होता क्या है और फलों, सब्जियों को खराब करने में कौन से ऐसे कारक हैं जो अ, अपनी सहभागिता निभाते हैं। जैसे इसमें हमने बताया था एंजाइम है, जीवाणु है और इसके अलावा कवक है इत्यादि। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आज फल एवं सब्जी परीक्षण की विधियाँ कौन-कौन सी होती हैं। देखिए, फल एवं सब्जी परीक्षण की विधियाँ 2 होती हैं मुख्य रूप से, अस्थायी विधि और स्थायी विधि। पहले जान लीजिए आप अस्थायी विधि क्या होती है। फलों एवं सब्जियों को कम समय के लिए कम समय के लिए संरक्षित करना अस्थायी फल तथा सब्जी परीक्षण कहलाता है। इसकी विधियां निम्नलिखित हैं। यदि फलों को कुछ दिनों के लिए संरक्षण करना होता है, तो उसे कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए संरक्षण करना होता है, तो उसे कहते हैं अस्थायी फल संरक्षण विधि। उसके अंतर्गत कुछ विधियां आती हैं, जैसे नंबर 1 है सफाई करना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। यदि आप फल या सब्जियों को साफ करके रखेंगे, तो उनकी कुछ लाइफ बढ़ जाएगी। वो कुछ दिन तक चल जाएँगे, जिसे आप अपना यूज़ कर सकते हैं। जैसे सफाई में क्या करेंगे? सफाई के अंतर्गत क्या होता है, अ, देखिए जैसे कि सड़े-गले फल हों, उन्हें अलग करना होता है, ठीक है? इसके अलावा क्या होता है, दागी फलों को अलग करना होता है। ठीक है, उसके बाद साफ टोकरियों में बंद करना। फलों या सब्जियों को पेड़-पौधों से तोड़ने से लेकर परिरक्षण तक जो सावधानियाँ की जाती हैं, वह सफाई के अंतर्गत आती हैं। ठीक है? यानी जब आप फल या सब्जी तोड़ते हैं खेत से अपने, उसके बाद जब हम उसको परीक्षण करेंगे, उसके बीच जो क्रिया करते हैं, फलों का ग्रेडिंग करना, फलों को सड़े-गले फलों को अलग करना, उनकी सफाई करना। देखिए होता क्या है, जैसे कि आप मार्केट से टमाटर लाए हैं और टमाटर आप लाए हैं, उसमें कहीं पर एक टमाटर सड़ा हुआ है, तो वह क्या होगा, जो उसके आस-पास के टमाटर होंगे, उनको सड़ा देगा। आप मार्केट से आम खरीद के लाए हैं, एक आम कहीं सड़ा हुआ है, दागी है, तो वह जो है अन्य फलों को सड़ा देगा। इसलिए फलों को उसकी जो है कटे-फटे फल जो होते हैं, दागी फल होते हैं, उनको अलग करते हैं। जैसे सब्जियाँ आप लाए हैं, तो सब्जियों में क्या होता है, उनकी कुछ आलू हैं, देखते हैं यदि कोई सड़ा हुआ है, उसे अलग कर देते हैं, ठीक है? इस प्रकार से सफाई करने के अंतर्गत ही सब आता है। दूसरा है नमी से बचा कर रखना अथवा नमी को कम करना। देखिए, फल एवं सब्जियों को यदि नमी के स्थान पर आप रखते हैं, तो बहुत जल्दी खराब होती हैं, क्योंकि जो कवक होता है, वह नमी की उपस्थिति में बहुत जल्दी आक्रमण करता है, फलों सब्जियों को बहुत जल्दी नुकसान करता है। इसलिए हमेशा सब्जियों अथवा फलों को शुष्क स्थान पे रखना चाहिए। दूसरा है, इसमें अथवा लिखा हुआ है नमी को कम करना। देखिए, जैसे सब्जी आप मार्केट से खरीदते हैं, सब्जी है पत्तेदार, ठीक है? और उसमें क्या होता है, जो दुकानदार लोग होते हैं, उसपे पानी का फुहार डालते रहते हैं, तो उसमें नमी की अधिकता होती है। और जब आप सब्जी घर पे लाते हैं, तो उसको यदि छायादार स्थान में ही थोड़ा फैला दें, ठीक है? तो उसका मॉइस्चर कुछ कम हो जाएगा, उसके बाद उसको रखें, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है? तो नमी से बचाकर रखना, नमी को कम करना। तीसरा है कम तापमान पर रखना। देखिए क्या होता है कि जीवाणु हो चाहे फंगस हो, जितने सूक्ष्मजीव होते हैं, इनकी जो क्रियाशीलता होती है कम तापमान पर मंद हो जाती है, या कहिए बंद हो जाती है, ठीक है? कम तापमान पर जीवाणु मरते तो नहीं हैं, लेकिन उनकी क्रियाशीलता है वह बंद हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि अगर 3 से 7 सेंटीग्रेड तापमान पर आप रेफ्रिजरेटर में या शीतगृह में, जो कोल्ड स्टोर होता है, उसमें इनको रखते हैं, तो कुछ महीनों के लिए
हम सब्जियों और फलों को वहाँ पर परिरक्षित कर सकते हैं, उनको रख पाएंगे। अगला है अधिक तापमान पर अथवा पाश्चुरीकरण करना। देखिए, ये वैज्ञानिक हैं लुई पास्चर। लुई पास्चर के नाम पर ही ये नाम पड़ा है पाश्चुरीकरण। ठीक है, पाश्चुरीकरण होता क्या है? जब सब्जियों अथवा किसी पदार्थ को 100 सेंटीग्रेड से कम तापमान, यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर हम उसे गर्म करते हैं, उसमें क्या होता है, जीवाणु मरते तो नहीं हैं, उनके जो बीजाणु होते हैं मरते नहीं हैं, लेकिन वह कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनके जो बीजाणु होते हैं और कुछ समय बाद जो है सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वही 100 सेंटीग्रेड तापमान की यदि बाद 100 सेंटीग्रेड तापमान पर या इससे अधिक तापमान पर यदि किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वहां पर जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फल एवं सब्जियों के लिए कहा गया है कि 70 से 80 सेंटीग्रेड तापमान पर इनको गर्म किया जाता है। उसके बाद जो है यदि इनको रखते हैं तो या इनकी लाइफ जो बढ़ जाती है। पाश्चुरीकरण दूध के लिए अधिक जो है प्रयुक्त होता है कि क्योंकि ये देखा गया है कि जो यह विधि जो है पाश्चुरीकरण की, यह मुख्यतः जो तरल पदार्थ होते हैं जो तरल पदार्थ होते हैं उनके लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो पाश्चुरीकरण जो होता है जो पेय पदार्थ होते हैं उनके लिए उपयुक्त होती है, लेकिन यदि कोई अन्य पदार्थों को भी आप पाश्चुरीकरण करते हैं तो वह उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। अगला है हल्के जीवाणुनाशक पदार्थों का प्रयोग। देखिए, नमक, चीनी, सिरका, सोडियम बेंजोएट, इनकी यदि अल्प मात्रा प्रयोग करते हैं तो वह अस्थायी परिरक्षण कहलाएगा। ठीक है, इनकी अल्प मात्रा यदि प्रयोग करते हैं तो कहलाएगा अस्थायी। ठीक है, अस्थायी फल परिरक्षण, अस्थायी परिरक्षण। यदि इनकी उचित मात्रा, जैसे नमक है 15%, चीनी है 60% से ऊपर होता है। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो उचित मात्रा में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा वो स्थायी परिरक्षण। लेकिन इनकी अल्प मात्रा जहां प्रयोग करते हैं तो वो आता है अस्थायी परिरक्षण के अंतर्गत। ठीक है, तो आपकी 5 विधियां हो गई। अस्थायी परिरक्षण में सफाई करना, नमी से बचाकर रखना अथवा नमी को कम करना, कम तापमान पर रखना, और नंबर 4 है अधिक तापमान पर यानी पाश्चुरीकरण करना। आप वहां पर पाश्चुरीकरण लिख देंगे तब भी सही है, पाश्चुरीकरण करना। नंबर 5 है हल्के जीवाणुनाशकों का प्रयोग करना, जैसे नमक है, चीनी है, सिरका इत्यादि है। ठीक है, अगला है स्थायी परिरक्षण। इसमें क्या होता है, स्थायी फल तथा सब्जी परिरक्षण। इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ को पहले जान लीजिए होता क्या है स्थायी। देखिए, इसमें क्या होता है, फल तथा सब्जियों को, यहां मैं लिख दूं, फल तथा सब्जियों को अधिक दिनों के लिए औसतन 3 वर्ष तक होता है। अधिक दिनों के लिए जीवाणुओं को नष्ट करके
नष्ट करके अथवा निष्क्रिय करके फल तथा सब्जियों को अधिक दिनों के लिए जीवाणुओं को नष्ट करके अथवा निष्क्रिय करके परिरक्षित किया जाता है। परिरक्षित किया जाता है तो स्थायी परिरक्षण कहलाता है। ठीक है, अब इसकी विधियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है स्टरलाइजेशन। ठीक है, या गर्मी द्वारा किसी पदार्थ को अधिक ताप देकर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। देखिए 100 सेंटीग्रेड या इससे अधिक तापमान पर जब हम किसी पदार्थ को या गर्म करते हैं तो वह होता है स्टरलाइजेशन, यानी जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देना, उन्हें मार देना। तो किसी पदार्थ को अधिक ताप देकर सूक्ष्म जीव को नष्ट करना स्टरलाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ जब हम बात करते हैं परीक्षण की, तो कम अम्लीय जो फल होते हैं, कम अम्लीय फलों को 115 से 121 सेंटीग्रेड तापमान, जो कम अम्लीय फल होते हैं उन्हें 115 सेंटीग्रेड से 121 सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है। और अधिक अम्लीय फल जो होते हैं उनका रस, फल अथवा रस जो है 100 सेंटीग्रेड तापमान पर जो है उन्हें गर्म किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है इसमें जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और हमारा पदार्थ है जो वो परिरक्षित हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, इस ऐसी जो विधि है इसमें जब रस को हम लोग अधिक गर्म करते हैं तो इसके लिए उनके रंग, स्वाद और उनके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। ठीक है, लेकिन डिब्बाबंदी जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डिब्बों में फल या सब्जी की जाती है, कैनिंग की जाती है, तो डिब्बाबंदी जो होता है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला है नमक द्वारा। देखिए नमक की मात्रा यदि किसी पदार्थ में 15% या इससे अधिक मिला दी जाती है तो वह उसमें जीवाणु कार्य नहीं कर पाते हैं, जीवाणु सक्रिय नहीं रह पाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए आपका जो पदार्थ है, आपका जो फल सब्जी है वह जो है परिरक्षित हो जाता है। ठीक है, और यह आता है स्थायी के अंतर्गत। ऐसे ही चीनी है, चीनी जो है 66% या इससे अधिक मात्रा किसी पदार्थ में मिलाते हैं तो वह पदार्थ उस पदार्थ में जीवाणु जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं या मर जाते हैं, तो वह जल्दी खराब नहीं होता है। और उदाहरण के लिए जैम और जेली जो है इसी विधि से बनाए जाते हैं, यानी चीनी के माध्यम से बनाए जाते हैं। एस्टिक अम्ल है, एस्टिक अम्ल जो है 2% एस्टिक अम्ल की मात्रा यदि किसी पदार्थ मिला दी जाए तो वह पदार्थ जो है स्थायी परिरक्षित हो जाएगा। सिरका में 5% एस्टिक अम्ल पाया जाता है। तो बहुत से फल हैं या फलों को सिरका में डुबो के रखा जाता है जिससे वह फल खराब ना हो। रासायनिक पदार्थों के द्वारा देखिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, ये रासायनिक पदार्थ हैं। इनमें किसी एक पदार्थ को लेकर यदि इसकी उचित मात्रा मिलाते हैं तो वह पदार्थ जल्दी खराब नहीं होता है। और इसको
स्थायी परीक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। छठा है किण्वन द्वारा यानी फर्मेंटेशन। इसमें क्या है कि इसमें 3 तरह के किण्वन होते हैं। पहला होता है अल्कोहलिक, और दूसरा होता है एस्टिक, और तीसरा होता है लैक्टिक। ठीक है। इनमें अल्कोहलिक जो होता है, इसमें क्या होता है, जो पदार्थों का कार्बोहाइड्रेट होता है वह खमीर की क्रिया के द्वारा अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। ठीक है। यदि 16 से 18% अल्कोहल की उपस्थित हो किसी पदार्थ में, तो वहां पर जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और वह आपका पदार्थ परीक्षित हो जाता है। यहाँ पर खमीर जो होता है वो ग्लूकोज या चीनी को अल्कोहल में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से एस्टिक जब किण्वन होता है उसमें क्या होता है, अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एस्टिक अम्ल में। कुछ जीवाणु होते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन की एक क्रिया होती है जिसके अंतर्गत जो है अल्कोहल कन्वर्ट होता है एस्टिक एसिड में। ठीक है। और इस क्रिया में एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है बैक्टीरिया कार्य करता है। ठीक है। जैसे सिरका होता है, विनेगर। और एस्टिक अम्ल द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थायी परीक्षण करते हैं। फिर है थर्ड है लैक्टिक फर्मेंटेशन। यहाँ क्या है, खाद्य पदार्थों का कार्बोहाइड्रेट लैक्टिक जीवाणु द्वारा लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसे कहते हैं लैक्टिक फर्मेंटेशन। जैसे दूध का दही बनना, और अनेक प्रकार के अचार भी संरक्षित किए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मुख्यतः क्या है, दूध से दही का बनना जो होता है ये लैक्टिक फर्मेंटेशन के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर लैक्टिक जो जीवाणु होते हैं वो दूध से दही में कन्वर्ट करते हैं। तो इतनी ही विधियाँ थी इसकी।